नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन, उसके संगठन की और उसके सिद्धांतों की। लोक प्रशासन जैसा हम जानते हैं दो शब्दों से मिलकर बनता है, लोक और प्रशासन। लोक और प्रशासन, इंग्लिश में हम इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इंग्लिश का वर्ड है वो जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में पब्लिक का मतलब जनता से होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एड प्लस मिनिस्ट्रेशन, सेवा करना। तो लोक प्रशासन जैसा कि हम समझ ही रहे हैं, लोक का मतलब पब्लिक से है यानी कि जनता से है। प्रशासन का मतलब है उसे व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से किसी भी कार्य को करना। लोक शब्द को हम जब जनता कह रहे हैं तो इसके अंदर नागरिक, इसके अंदर वोटर दोनों समाहित हैं। तो ये वोटर और नागरिक से ज़्यादा बड़ा शब्द है लोक। लेकिन हम लोक के साथ साथ, जनता के साथ साथ हम इसे सरकार भी कह सकते हैं लोक शब्द को, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। तो इस तौर पर जनता से जिसमें समाहित है वो जनता से बड़ा वर्ड हो जाता है सरकार। तो हम इसे सरकार का प्रशासन भी कह सकते हैं, जनता का शासन भी कह सकते हैं, जनता का प्रशासन भी कह सकते हैं। तो लोक प्रशासन का मतलब हुआ जो जनता के कल्याण के लिए सरकार काम करती है, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे सिद्धांत अलग अलग राइटरों ने दिए हैं, लेकिन केवल आज हम बात करेंगे इसके सिद्धांतों की, इसके संगठन की। लोक प्रशासन वैसे तो पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर हुआ करता था कभी, और आज ये पूरा अलग से सब्जेक्ट हो चुका है। एक शाखा है पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन आज ये लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पूरा सब्जेक्ट के तौर पर अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। हम अभी लोक प्रशासन एज एक पेपर के तौर पर बात करेंगे। तो लोक प्रशासन संगठन एवं सिद्धांत, इसकी जब हम बात करते हैं तो पहला सिद्धांत है पद सोपान, हायरकी। यानी कि जो लोक प्रशासन है वो एक हायरकी में काम करता है, स्टेप बाय स्टेप एक होता है। सबसे नीचे कर्मचारी, फिर उससे हायर अधिकारी, फिर उससे हायर अधिकारी, इस तौर पर एक काम करता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, सबसे नीचे पटवारी, फिर उससे ऊपर कानूगो, फिर उससे ऊपर तहसीलदार, फिर तहसीलदार से ऊपर एसडीएम, फिर एसडीएम से ऊपर डीएम। इस तरह पूरी हायरकी में काम करता है। तो हायरकी में जब लोक प्रशासन में काम किया जाता है तो वो जो आप किसी भी कार्यालय में जाते होंगे, और वो जो किसी भी काम के लिए जब आप सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो आपकी फ़ाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे जो मूव होती है और उसमें कई बार लंबा समय भी लग जाता है। उसका रीज़न यही है कि वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक, यानी एक अधिकारी से दूसरे ऊपर के अधिकारी तक जाने में उसमें समय लगता है। उसकी भी हम आगे बात करेंगे वो समय क्यों लगता है। दूसरा है आदेश की एकता, ऑर्डर ऑफ यूनिटी। लोक प्रशासन में आदेश की एकता होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर जो हैं वो किसी एक आदमी के द्वारा ही दिए जाएं, किसी एक अधिकारी के द्वारा ही दूसरे अधिकारी को दिए जाएं। कई बार हम देखते हैं व्यवहारिक रूप से कि ये समस्या लोक प्रशासन में आ जाती है कि ऑर्डर एक अधिकारी के बजाय कई अधिकारियों से अलग अलग आते हैं। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो जो हेल्थ विभाग के हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, उन्हें दो जगह से ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। एक उनके जो बड़े सीनियर डॉक्टर होते हैं वो ऑर्डर देते हैं कि आपको ये काम करना है, दूसरी तरफ डीएम ऑर्डर देता है कि फला ज़िले में ये काम होना है, तीसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी डॉक्टरों को आदेश दे सकता है। तो वो जो आदेश की एकता, वो उसमें कहीं टकराव ना हो, वो किसके ऑर्डर फॉलो करे, ये आदेश की एकता का जो सिद्धांत है ये हमें बताता है कि किस तरह से प्रशासन में एक व्यक्ति किसके आदेशों का पालन करेगा, जो अधिकारी हो किसके करे। तीसरा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ये कहिए कि प्रशासन के जो कार्यशैली है उसमें कितनी निष्पक्षता होगी, कितनी पारदर्शिता होगी, ये कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। हम कई बार एक गलती कर लेते हैं, या प्रशासनिक तौर पे भी इसे कहा जा सकता है कि हम सहयोग और समन्वय को एक समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन को और समन्वय और सहयोग दोनों को एक समझ लेते हैं। सहयोग ये हुआ कि आपने किसी की मदद की। कोऑर्डिनेटर के जैसे समन्वय का मतलब होता है एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से अपनी बातें जो है वो विचार विमर्श कर तब निर्णय ले। जैसे मान लीजिए कि आपको कल सुबह कहीं जाना है इंटरव्यू देने के लिए, और आपने सोचा घड़ी में मैं अलार्म एक थोड़ा जल्दी लगा देता हूँ, आपने घड़ी आधा घंटा पीछे कर दी, आप सो गए, आप आधा घंटा जल्दी उठ जाएंगे। अब यही आपकी माताजी ने भी सोचा कि बच्चे को सुबह कहीं इंटरव्यू देने जाना है, उन्होंने भी आए और अलार्म घड़ी को जो है और आधा घंटे पीछे कर दिया। इसी तरह आपके पिताजी भी आए, यानी 2-3 लोगों ने आपके सहयोग तो किया, लेकिन घड़ी कितने
1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे पहले पीछे हो गई, आप सुबह 2 घंटे जल्दी उठ गए। ये सहयोग हुआ, समन्वय नहीं हुआ। समन्वय क्या होता कि आप लोग आपस में डिस्कशन करते कि किस समय में जाना है, किस, और समन्वय करके तब उस काम को करते। तो समन्वय का मतलब है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि अधिकारी जो हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोक प्रशासन में या काम करते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट हो। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम की एफिशिएंसी पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। यही आजकल जो कोरोना का पीरियड चल रहा है उसमें भी हम देखते हैं कि कई जगह अधिकारियों में आपस में या सरकार के कई अलग अलग विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो लिक्विडिटी की शॉप खुलने का हो, चाहे वो मजदूरों को घर भेजने का हो। तो उसका यही एक बड़ा रीज़न है। चौथा है नियंत्रण, कंट्रोल। कंट्रोल कौन करेगा? लोक प्रशासन में मैंने जो शुरू में कहा कि हायरकी पे काम करते हैं, एक पद होता है कि एक निचला, फिर उससे ऊपर स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नुमा एक कर्मचारियों की सीरीज होती है। जो ऊपर का अधिकारी है वो निचले अधिकारी को कंट्रोल करता है। तो नियंत्रण जो है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। कोऑर्डिनेशन सामने वाले अधिकारी के साथ, यानी कि सेम पद पर अधिकारियों के साथ होता है। आदेश की एकता, आदेश भी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और नियंत्रण भी ऊपर से नीचे की तरफ किया जाता है। अगला है उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी किसकी होगी? हमेशा जिस पद पर कर्मचारी की नियुक्ति होता है, उस पद के साथ साथ जिम्मेदारी भी तय की जाती है कि उस पद का दायित्व क्या है, उसे कौन से दायित्व का निर्वाह करना है, वो उस पद के साथ जुड़ा होता है। तो जिस पद पर है वो कर्मचारी उसके लिए जिम्मेदार होगा, और अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन होगा? सर्वोच्च शिखर पे बैठा हुआ अधिकारी उसका जिम्मेदार होगा। मान लीजिए एक सिपाही है, वो किसी चौराहे पर खड़ा है, तो उसकी ड्यूटी क्या है कि कोई भी परिवहन के नियमों का उल्लंघन ना करे। तो अगर कोई उल्लंघन करता है, जिम्मेदारी, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई लापरवाही होती है, तो किसकी हुई जिम्मेदारी? सिपाही की हुई। लेकिन केवल सिपाही की नहीं हुई, अगर वो लापरवाही करता है तो उसका जो उस एरिया का जो दरोगा होगा वो जिम्मेदार होगा, दरोगा के साथ साथ उसका सीओ जिम्मेदार होगा, उसके साथ साथ एसएसपी जिम्मेदार होगा, और उसके साथ साथ लास्ट में अगर समस्या ज़्यादा विकट हो जाती है तो डीएम जिम्मेदार होगा, और फिर ये जिम्मेदारी शिफ्ट होती चली जाते हैं, फिर मंत्री तक चली जाते हैं। उस विभाग का मंत्री जो होगा, उस मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो भी जिम्मेदार होगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, अभी हमने कहा था कि नियंत्रण जो है वो ऊपर से नीचे आता है, नियंत्रण के जिसकी हम बात कर रहे थे वो ऊपर से नीचे आता है। तो इसी तरह से उत्तरदायित्व जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे का वही अधिकारी जिम्मेदार है, साहब ये तो उसका काम था, उसने नहीं किया ठीक से, हम क्या करें, ऐसा नहीं होता। और जब हम इसे नीचे से ऊपर की जाने की बात करते हैं तो पूरे लेवल पे फिर अल्टीमेटली लास्ट जिम्मेदारी सीएम की, फिर सीएम के बाद में देश के प्रधानमंत्री की हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप इससे मुकर नहीं सकते, इससे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। छठा जो पॉइंट है इसमें वो निर्देशन है, डायरेक्शन। लोक प्रशासन में जब भी कोई कार्य किसी से कराया जाता है, जब भी किसी अधिकारी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसके साथ साथ उसे थोड़ी बहुत पावर भी दी जाती है। बिना पावर के कोई काम नहीं होता, लेकिन इसके साथ साथ उसका डायरेक्शन करना, उसका निर्देशन करना, ये लाजमी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला हमने अभी कहा था कि नीचे से ऊपर जाती है, इसी तरह से डायरेक्शन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ही जाता है। किसी ना कोई आपका उच्च अधिकारी आपको निर्देशित करता है किस तरह से आपको काम करना है, आपकी मॉनिटरिंग करता है। निर्देशन का काम ही मॉनिटरिंग का काम है। मॉनिटरिंग कौन करेगा? आपका उच्च अधिकारी आपकी मॉनिटरिंग करेगा। अगला पॉइंट है कार्य विभाजन, वर्क डिवीजन। हमने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, हमने एक विभाग बना लिया, हमने एक डिपार्टमेंट बना लिया, उसमें अलग अलग अधिकारी हमने नियुक्त कर दिए, और नियुक्त करने के बाद में हमने उन्हें जिम्मेदारी भी दे दी, आप ये काम करेंगे। उसके बाद हमने एक अधिकारी को उनका निर्देशन करने के लिए भी, कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी रख दिया। लेकिन कार्य का विभाजन ये महत्वपूर्ण है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक कार्य सही रूप में, पारदर्शी रूप में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक ना तो समन्वय हो सकता, ना नियंत्रण हो सकता, ना जवाबदेही या ना उत्तरदायी हो सकता। तो वर्क डिवीजन भी बड़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है लोक प्रशासन का, संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि कौन व्यक्ति किस कार्य को करेगा, यह पूरी तरह से सत्यापित हो कि कौन करेगा। वर्क डिवीजन यानी कार्यों का विभाजन होना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है कार्यकुशलता, एफिशिएंसी। लोक प्रशासन में जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो योग्यता के आधार पर किए जाते हैं। शासन में तो जो मंत्री लोग होते हैं
वो योग्यता के आधार पर नहीं भी होंगे, कोई बात नहीं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जब हम किसी अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, चाहे सबसे नीचे एक सिपाही की भी नियुक्ति करते हैं, तो उसकी योग्यता देखते हैं, उसकी शारीरिक योग्यता देखते हैं, उसकी बौद्धिक कौशलता देखते हैं। ये सारी योग्यता देखकर हम उसे नियुक्त करते हैं। तो ये जो नियुक्त करते हैं उसका रीज़न ये है कि जो कार्य का डिवीज़न किया गया है, विशेष कार्य के लिए विशेष लोगों की नियुक्ति करी जाती है। तो वे कार्य कुशलता यानी कि उसमें दक्षता, वो कार्य कुशलता उस अधिकारी में, उस पदाधिकारी में, उस कर्मचारी में होनी चाहिए। तो कार्य कुशलता का मतलब है कि उसमें वो दक्षता है या नहीं है। पुलिस के जवान की हम भर्ती कर रहे हैं, अगर उसमें किसी बीमार को रिश्वत देकर हम भर्ती कर लें तो वो जवान अच्छी तरह से काम करेगा क्या? किसी डॉक्टर की हम नियुक्ति कर रहे हैं और उस डॉक्टरी का कोर्स ना आता हो तो क्या करेगा? तो बड़ा खिलवाड़ हो सकता है समाज के साथ और व्यवस्था के साथ। इसलिए कार्य कुशलता यानी कि उसकी दक्षता, उसकी योग्यता देखना आवश्यक है, उसी आधार पर हम नियुक्ति करते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब प्रशासन में मैंने अभी बताया कि ये जिम्मेदारी जो है ये नीचे से ऊपर जाती है, कार्यों का डिवीज़न होता है। तो सेंट्रलाइजेशन में होता क्या है कि पावर जो है, सत्ता जो है, वो सत्ता हमेशा शिखर पे होती है। ये जो त्रिभुज मैं यहाँ बना रहा हूँ, सत्ता जो है हमेशा शिखर पे होगी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो पावर है वो नीचे से ऊपर जाएगी। पावर का मेन बिंदु जो है वो यहाँ है और फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से नीचे की तरफ होता रहेगा। जैसे जैसे पद पर नियुक्ति की जाएगी वैसे वैसे कर्मचारियों की नियुक्ति होने के साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। लेकिन अगर पावर कहें कि वो पावर का सेंट्रलाइज कहाँ है, केंद्र बिंदु कहाँ है, तो टॉप पर होता है हमेशा। अगला पॉइंट है विकेंद्रीकरण, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना। एक तरफ हम बात कर रहे हैं पावर के सेंट्रलाइजेशन की, कि पावर कहीं ना कहीं, जैसे हमारे देश में कहाँ है पावर का सेंट्रलाइजेशन, पीएम के पास। सत्ता कहाँ है? लास्ट में टॉप पर पीएम के पास है। लेकिन पीएम पूरे देश की व्यवस्था अकेले नहीं देख सकते, तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग, अलग अलग डायरेक्शन हमें अलग अलग नियुक्त करने पड़ते हैं। तो वो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है और उसी डिस्ट्रीब्यूशन के पावर के, उस डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, कि जब सत्ता ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिसे हम जो कार्य देंगे, हमने कहा था कहीं कार्य विभाजन, जिसे हम जो वर्क देंगे उसके साथ साथ हम उसे कुछ सत्ता देनी पड़ेगी, तभी वो कार्य को अच्छी तरह से कर पाएगा। तो इस प्रकार ये लोक प्रशासन के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, मुख्य सिद्धांत नहीं, आधारभूत है। इनके बिना प्रशासन चल नहीं सकता। बहुत सारे राइटर हुए, गुलीक हुए, लूथर गुलीक हुए, उर्वरिक हुए, टेलर हुए, सब ने अलग अलग थ्योरी दी हैं। लेकिन लूथर गुलिक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, लूथर गुलिक ने एक शब्द दिया इन प्रशासन के और संगठन के सिद्धांत को लेकर, पोस्ट गॉर्म। गुलिक ने पोस्ट गॉर्म शब्द दिया, इंग्लिश के 8 वर्ड लिए और उन्हें मिलाकर उन्होंने एक शब्द बनाया, पोस्ट गॉर्म। और इस पोस्ट गॉर्म के जरिए उन्होंने संगठन के सिद्धांतों की व्याख्या करने की कोशिश की। पी, प्लानिंग, नियोजन। गुलिक कहते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग करती है तो सबसे पहले उसे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उसे काम क्या करना है, उसका टारगेट क्या है, उसका गोल क्या है। तो प्लानिंग उसे सबसे पहले बनानी पड़ेगी, नियोजन करना पड़ेगा कि कहाँ कितने लोग चाहिएंगे, कितने मैन पावर चाहिएगी, कितना इनकम चाहिएगी, जितना, वो सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप और हम भी जब एक छोटा सा घर भी बनाते हैं तब हम उसका पहले नक्शा बनाते हैं कि कैसे कैसे घर बनेगा, कहाँ से कितना फंड आएगा, कहाँ से बैंक से लोन होगा। इसी तरह सरकारें भी जब काम करती हैं तो पहले प्लानिंग करती हैं, नियोजन करती हैं। अब प्लानिंग तो हो गई, इसके बाद में गुलिक कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। उस प्लानिंग के हिसाब से हम संगठन खड़ा करते हैं, लोगों को लेते हैं, उनकी कार्य दक्षता के आधार पर, कार्य कुशलता के आधार पर लोगों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया जाता है। और संगठन का हमेशा ये मोटिव होता है कि संगठन जब भी कभी कोई बनेगा, चाहे वो निजी क्षेत्र में बनता हो या सरकारी क्षेत्र में बनता हो, उसकी आइडियोलॉजी एक होती है संगठन की, उनकी विचारधारा एक होती है। वो किसी एक उद्देश्य के लेकर चलते हैं, वो अलग अलग विचारधारा के लोग एक उद्देश्य के लिए काम नहीं कर सकते। तो एक संगठन बनाया जाता है, कुछ लोगों को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी जाती है। अब ये जो संगठन हमने बनाया, गुलिक कहते हैं कि इसके लिए फिर स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। उस संगठन में कौन क्या काम करेगा, जो हमने कार्य विभाजन बताया था कि उस संगठन में कौन क्या क्या काम करेगा, उसके लिए स्टाफ नियुक्त किया जाता है। नीचे से ऊपर तक एक पूरी हायरार्की बनाई जाती है।
उसके आधार पर स्टाफ को काम दिया जाता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डी से निर्देशन, डायरेक्शन। ये जो संगठन हमने बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोगों को अलग अलग काम हमने दिए हैं, इनके ऊपर देख रेख करने के लिए, इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए डायरेक्टर का होना जरूरी है। उसे वो निर्देशन कहते हैं, डायरेक्शन, किसके निर्देशन में वो काम करेंगे। इससे अगला है CO, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। कोऑर्डिनेशन मैंने बताया जैसे पहले कि आपस में जितने भी लोग किसी संगठन में काम करते हैं, अगर उनमें समन्वय नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। जिस उद्देश्य के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है वह उसे पूर्ण नहीं कर पाएगा। जैसे देश का क्या उद्देश्य है, हम कंट्री कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जन कल्याण करना। इसीलिए तो राज्य बना, इसीलिए तो देश बना कि जनता का कल्याण हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार उसके मिनिमम संसाधनों का या आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक काम नहीं कर रहा है। तो समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देश है तो देश में अलग अलग राज्य, उन राज्यों के बीच में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो समस्या चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि राज्यों में समन्वय नहीं है। पश्चिम बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हमेशा तनातनी लगी रहती है। तो ये तनातनी किसका नुकसान कर रही है? आम लोगों को। तो कोऑर्डिनेशन होना संगठन में बहुत ज़रूरी है। R से रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन। जो ये संगठन बन गया, हमने प्लानिंग भी कर लिए, सब काम कर लिए, तो फिर हम रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि अपने से उच्च अधिकारी को हम जो हमें कार्य दिया गया था उसके बारे में अपनी जवाबदेही देते हैं कि साहब आपने हमें इतना काम दिया था, उस कार्य में से इतना हो गया, इतना अधूरा रह गया, क्यों अधूरा रहा उसकी भी जानकारी हम देते हैं कि इतना काम किस वजह से नहीं हो पाया और कितना हो गया वो भी। वो सारा वर्क हमें रोज़ देना पड़ता है। और आजकल तो क्योंकि ई गवर्नमेंट का ज़माना है तो वो जवाबदेही जो है वो ऑनलाइन भी दी जाने लगी है। लास्ट में है B, बजट। ये जितनी भी हमने प्लानिंग बनाई है, संगठन बनाया है, स्टाफ रखा है, कोऑर्डिनेशन है, ये स्टाफ काम कब करेगा या वो प्लानिंग पूरी कैसे होगी? जब तक बजट नहीं होगा तो कोई प्लानिंग पूरी नहीं हो सकती। तो कोई भी प्लानिंग पूरी करने के लिए बजट ज़रूरी है कि उसे बजट एलोकेट करना पड़ता है हमें कि कितना पैसा हमारे पास है, कितना पूंजी हमारे पास है, किस तरह से वो काम करेगा। अब लूथर गुलिक के इस पोस्टगोर सिद्धांत की आलोचना भी यही है कि आपने P पहले लिख दिया प्लानिंग और बजट सबसे लास्ट में दिया इन्होंने। ये बजट जो ये सबसे लास्ट में दे रहे हैं लूथर गुलिक, ये सबसे पहले होना चाहिए। जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, जब भी हम कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो बजट जो है वो सबसे पहले होना चाहिए। अगर बजट ही नहीं है तो हम कैसे प्लानिंग, संगठन, स्टाफ खड़ा कर लेंगे? कर ही नहीं सकते। सरकार के पास अगर सैलरी ना हो, सैलरी दी जाती है तभी तो संगठन में काम करते हैं, तो बजट होना ज़रूरी है। वो बजट कहाँ से आएगा, किन किन रिसोर्स से आएगा, ये पहले तय किया जाता है। तो लूथर गुलिक के इस पोस्टगोर की आलोचना भी यही है कि बजट जो है वो पहले आना चाहिए, नियोजन भी। तो इस प्रकार लोक प्रशासन जो है, जो जिसे हमने जनता का प्रशासन कहा है, लोक का मतलब जनता भी है, लोक का मुख्य पर शब्द सरकार भी है, तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। इसे आप ध्यान रखें हमेशा, जनता और सरकार। सरकार बड़ा शब्द है जनता के अपेक्षा, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही इसमें काम करते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये एक आधारभूत कुछ सिद्धांत थे, लोक प्रशासन किस तरह काम करता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के में क्या डिफरेंस है और आजकल PPT मोड में कैसे काम हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी सरकारें कैसे काम कर रही हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।